हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ईएम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों ने जो टॉपिक लास्ट डिस्कस किया था वो था डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में हमने आपको डिफरेंस समझाया था। उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक। और अगर कंडक्शन करंट की बात करें तो ये, ठीक। तो नॉर्मल अगर हम किसी कंडक्टर लें, कोई कंडक्टर लें, तो उसमें जो आवेश का जो प्रवाह होता है उसकी वजह से जो करंट डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन करंट। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो सर जहां पे भी फ्लक्स चेंज होगा, जहां पे भी कौन सा फ्लक्स, और वो भी सर फाई ई, है ना। मतलब वैद्युत क्षेत्र वाला जो फ्लक्स है वो अगर चेंज होगा तो कहीं ना कहीं जो जनरेशन होगी उसकी किसकी होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट की। और वो कैसे? तो हमने आपको बताया था कि अगर सर आप चार्ज को बढ़ाओ, है ना, चार्ज को आप बढ़ाओ, तो पर यूनिट जो चार्ज है उसको क्या मैं सिग्मा बोलूंगा? तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो सर सिग्मा बढ़ेगा, है ना। और अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करें तो ये ई जो है वो क्या निकलता था? मान लो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलता था। क्यू को बढ़ा रहे हैं, क्यू को बढ़ा रहे हैं तो सिग्मा बढ़ेगा। अब यहाँ सिग्मा को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ई बढ़ेगा। ई बढ़ने का मतलब कितना था? ई बढ़ने का मतलब था सर चेंज हो रहा, मतलब समय के साथ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो कहीं ना कहीं एक करंट डेवलप होगा, और उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। यही मैंने आपको बताया था कि ई चेंज हो रहा तो पक्की बात है फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स को हम लोग देखें तो फाई जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो होता। तो यहाँ अगर मैं क्यू को ऐसे ही छोड़ के और ये फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखता, और सर समय के सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएट करता, तो डी क्यू अपॉन डी टी, ये एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है बाहर आता, और ये डी फाई अपॉन डी टी हो जाता। ठीक है। तो देखो, समय के साथ साथ फ्लक्स चेंज हो रहा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से देखो ये डी क्यू अपॉन डी टी आ रहा, और यही डी क्यू अपॉन डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है। तो कहीं पर भी चेंजेस अगर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, और जो करंट निकल के आएगा वो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। यही मैंने आपको बताया था कि अगर सर हम मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लें, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लें और सर इसको चार्जिंग कराएं। ठीक है। इसकी चार्जिंग कराएं, तो जो चार्जिंग कराएंगे तो ये तो वायर में जो करंट है वो तो आईसी होगी, इतनी बात है। और अगर यहाँ बात करो तो ये क्या थी? पॉजिटिव। ये क्या हुआ था? नेगेटिव। ठीक। तो जो बाहर मतलब वायर में जो करंट थी वो तो आईसी थी, लेकिन यहाँ पे ये ओपन सर्किट तो है नहीं। यहाँ पे ओपन सर्किट तो है नहीं, ओपन सर्किट होता तो चार्जिंग प्रोसेस थी ही नहीं। तो यहाँ जो इनसाइड में, मतलब ये जो ओपन, यहाँ जो खुला एरिया दिख रहा है, यहाँ जो करंट हो रही थी वो कौन सी हो रही थी? आईडी। ठीक। और हमने कल आपको बताया था कि ये जो आईसी होती है ये जस्ट इक्वल होती है किसकी? डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से 5 एम्पियर गई तो वहाँ 50 एम्पियर हो गई, ऐसा तो नहीं है। तो देखो यही है। अब अगर हम जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका प्रभाव तब तक होता है जब तक हम समय के साथ साथ फील्ड को चेंज करते हैं। हम फील्ड हटा देंगे समय के साथ साथ चेंज वाली, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट बंद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 फ्रेमिंग होती हैं, है ना। जो इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई है उसमें देखो 3 फ्रेमिंग चलती हैं। पहली फ्रेमिंग तो आपने बता दी कि जो डी क्यू अपॉन डी टी है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी होती। ठीक है। इसी को मैं क्या लिख रहा था सर? डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी और फाई।
अब फाई के बारे में तो हम जानते ही हैं कि फाई के बारे में तो हम जानते हैं कि फाई ई जो है वो ई ए होता होता। अगर फाई ई की वैल्यू ई ए रख दो यहाँ पे, तो बताओ आई डी कितना हो जाएगा। आई डी आप कहोगे एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा ई ए। अब देखो ई चेंज हो रहा है, प्लेट का जो एरिया है वो तो कांस्टेंट है, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा। तो एरिया को अगर हम बाहर निकाल दें तो ये एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, तो एक तो ये रूप बनता है किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब आपको बताया है कि जो डिस्टेंस है कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी तो चेंज नहीं हो रही है। तो अगर मैं ई को लिखना चाहूँ तो आप कहोगे ई एक्चुअल में क्या होता है, वी अपॉन डी ही तो होता। तो यहाँ अगर मैंने फिर से इसको चेंज किया तो ये एप्सिलॉन नॉट ए हुआ, ये डी अपॉन डी टी, और ये ई की वैल्यू कितनी हो गई, वी बाई डी। अब देखो डी कांस्टेंट था तो वो भी बाहर आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए तो हुआ ये, और ये आया डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, क्या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को मैं सी नहीं बोलता हूँ, तो सी ये हुआ और डी वी अपॉन डी टी ये हुआ। ये वैल्यू किसकी आई, आई डी। ठीक, तो जो भी हमको जैसा भी फ्रेमिंग क्वेश्चन का दिया होगा हम उसी हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। जैसे नॉर्मल फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, ये अगर हमको चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो समय के साथ तो ये, और फिर अगर ये पोटेंशियल में चेंज दिया हो तो लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, ये। इतनी बात तो क्लियर हो गई थी। अब यहीं पे हमने आपको इंटेंसिटी वाली चीज भी बताई थी, है ना, कि अगर जनरल इंटेंसिटी लें, देखिए सर दो वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर पाए जाते हैं किसमें, ईएम वेव में। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दूसरे को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो लाइट की जितनी भी प्रोसेस होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो यहाँ मैं इंटेंसिटी एक सोर्स की ले रहा था, सोर्स की, और वो इंटेंसिटी कितनी निकल के आ रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी जो है वो होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या पावर डिस्कस करते हैं, तो ये पी अपॉन टी हो रहा था। इतनी बात थी, पी सॉरी पी अपॉन ए हो रहा था, पी अपॉन ए हो रहा था। अब मैंने यही बात बताया था, अगर ये सर पॉइंट सोर्स है, ठीक, तो यहाँ ए की जगह क्या आ जाता था, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आता था। जैसे मैंने आपसे ये भी बताया था कि इस डिस्टेंस को हम लेंगे, ये जो यहाँ पे रिसीविंग पावर है, रिसीविंग जो इंटेंसिटी है उसको लेंगे, है ना। तो यहाँ जो आर की वैल्यू है वो पावर के रूप में, आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के ही तो हो रही है। इतनी बात है। और अगर सर ये मैं लाइन सोर्स ले लूँ, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ आर डिस्टेंस पर चाहिए थी, तो यहाँ जो पी निकल के आ रहा था, आई निकल के आ रहा था, वो पी अपॉन ये कितना निकल के आ रहा था, 2 पाई आर, और ये क्या निकल के आ रहा था, एल, है ना। जैसे मैं ये बना रहा था, ये बना रहा था, है ना, तो यहाँ पे जो निकल के आया था वो 2 पाई आर और ये एल। तो आई जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जा रही थी, आर के। इतना था। इसके बाद हमने बताया था कि एक सर वेक्टर चीज होती है उसको बोलते हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर, है ना। और पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो भी क्या बताता है, फ्लो ऑफ एनर्जी बताता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। और फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर को डिसाइड कैसे करते हैं, तो सर डिनोट तो करते हैं हम बी से, और ये जो होता है ये कितना आता है, ई क्रॉस बी। ठीक है, और कितना आता है नीचे, म्यू नोट। अब ई और बी तो रहते हैं परपेंडिकुलर, तो अगर यहाँ हम देखें तो जो ई बी और नीचे म्यू नोट, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता, तो ये बी की वैल्यू ई, सॉरी एस हुआ ना यहाँ, पॉइंटिंग वेक्टर को हम किससे दर्शाते हैं, एस। ठीक, तो एस की जो वैल्यू हुई वो कितनी आई, ई बी अपॉन म्यू नोट। ठीक,
अब पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू हम निकालते हैं ईएम वेव की इंटेंसिटी, और वो इंटेंसिटी क्या आती है, मतलब अगर मैं आपसे कहूं इंटेंसिटी ईएम वेव की, तो आप कहोगे सर एवरेज ले लो किसका, ई बी अपॉन म्यू नॉट। ई को अगर हम लोग रखें तो ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी को रखें तो बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा तो आप कहोगे म्यू नोट, है ना। अब अगर इसका एवरेज लोगे तो ई नोट बी नोट तो ये आयाम है, तो ये तो भैया बाहर आ गए, म्यू नोट भी भैया कांस्टेंट होता तो बाहर, तो इसमें एवरेज के तौर पे कितना बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इतना ही तो बचेगा। और इसका जो एवरेज है वो कितना निकल के आता है, 1/2, है ना। ये कितना निकल के आता, आप कहोगे ई नोट, आप कहोगे ई नोट बी नोट और ये म्यू नोट, और इधर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, है ना। तो 1/2 ई नोट बी नोट अपॉन म्यू नोट, ये क्या निकल के आ रहा था, ये निकल के आ रही थी इंटेंसिटी कब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और यहीं पे हमने फिर अरेंज किया था, तो ई नोट अपॉन जो बी नोट है उसकी वैल्यू क्या सी नहीं होती है, तो यहाँ ई नोट की वैल्यू अगर मैं सी बी नोट रख दूँ, है ना, तो ये निकल रहा था 1/2, और ये सी बी नोट, क्या मैं बी नोट का फिर से एक बार गुणा कर दूं तो बी नोट स्क्वायर हो जाएगा, और ये म्यू नोट, ठीक। और यहीं पे मैंने आपको बताया था कि इसको अगर हम सोचें ध्यान से, तो तीन टाइप की एनर्जी डेंसिटी थी, एक को बोल लेते हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये थी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये रहती थी सर मैग्नेटिक फील्ड की, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और एवरेज की अगर बात करो एवरेज की बात करो तो एवरेज कैसे निकलता था, आप कहते थे जो टोटल है उसका आप एवरेज निकाल दो, तो टोटल निकलती क्या थी, तो आप कहते थे दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसको क्या मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ही लिख दूं, या बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, मतलब ये कितना हो गया, 2b² अपॉन 2 म्यू नॉट, तो ये आती थी। इसी को उठा के मैं यहां रख रहा था, क्यों, क्योंकि ये टोटल थी, तो ये कितना आ रहा था, b² अपॉन म्यू नॉट, ठीक। ये कितना निकल रहा था, बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और उधर कितना निकल रहा था, म्यू नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू फिर कितनी, 1/2, तो देखो ये कितना हो रहा था, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, यही तो आ रही थी, यही तो आ रही थी क्या, एवरेज। तो देखो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट स्क्वायर ही तो है वो, है। तो यहां कितना लिख दें हम, सी, और ये कितना निकलता था, यू एवरेज, ठीक है, यही तो निकलता था। तो पॉइंटिंग वेक्टर से हमने इंटेंसिटी निकाली थी, है ना। पॉइंटिंग वेक्टर क्या निकल के आ रहा था, एस, वो कितना आ रहा था, ई क्रॉस बी, ई और बी हमेशा ई एम में 90 होते हैं, तो हम क्या लेते थे, साइन 90 की वैल्यू 1, और उससे हम क्या निकालते थे फाइनली, ये जो निकलती थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। अब इसी के बाद तीन चीजें हमको और देखनी थी, वो तीन चीजें क्या थी, जैसे आपने कहा कि सर ये जो वेव है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आपने एनर्जी की तो बात कर ली, एनर्जी की तो आपने बात कर ली कि भैया एनर्जी को भी आगे और मोमेंटम को भी आगे, तो मोमेंटम को तो अभी हमने नहीं डिस्कस किया था ना, तो मोमेंटम के लिए है क्या, मोमेंटम के लिए क्या है, देखो अगर बात करो स्मॉल p की, तो अगर इसको हम मोमेंटम ले तो ये p इंटू वी होता है। अब अगर v की जगह मैं तो यहाँ पे c कंसीडर करता हूँ,
क्योंकि प्रकाश के वेग के बराबर ही तो होती है वेलोसिटी किसकी, ईएम वेव की। तो मैं अगर यहाँ c से गुणा करूं और c से भाग कर दूं, तो क्या ये E बराबर एम सी स्क्वायर के रूप में नहीं हुआ? तो ये E हुआ और ये c हुआ। तो अगर बात करो मोमेंटम की, तो वो किसके बराबर है, E अपॉन सी। ये आया पहला, ठीक है, ये आया पहला। अब अगर बात करो, अगर बात करो किसकी, फोर्स की बात कर लो, या एक मिनट रुकिए ना, या आप, ठीक है, प्रेशर की बात करो, ठीक। तो प्रेशर बराबर कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया होता। और फोर्स पर यूनिट, ठीक है, तो 1 अपॉन ए तो हुआ ये। और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं तो होता, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही तो फोर्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ 1 अपॉन ए तो यही रहा, डी पी अपॉन डी टी, मैंने पी को ई अपॉन सी लिख दिया, ठीक है, तो 1 अपॉन ए तो यही रहा, डी अपॉन डी टी हुआ, और इधर कितना हो गया, ई अपॉन सी, ठीक है। तो बताओ सी अगर बाहर आया तो 1 अपॉन सी ये हुआ, और डी अपॉन डी टी, और ये कितना हो गया, इतनी बात हो गई। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो देखो ये डी ई अपॉन डी टी, ठीक है, डी ई अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस डी ई अपॉन डी टी को, इस डी ई अपॉन डी टी को हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, वही एनर्जी पर यूनिट, क्या बोलते थे इसको, जो इंटेंसिटी लेते थे वो क्या लेते थे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। तो इसको मतलब डी, ठीक है, डी यू अपॉन डी टी, ठीक है, ये जो है ना डी ई अपॉन डी टी, और ये कितना हुआ ए, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, वही जो अभी हमने दिखाया, क्या, इंटेंसिटी। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, पॉइंटिंग वेक्टर के बराबर। तो ये हुआ डी ई अपॉन डी टी, और ये साथ में था ए, तो ये निकल के आया क्या, पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर को हम किससे डिनोट कर रहे थे, एस से, तो एस अपॉन सी। हेलो, हाँ चलिए चलिए, हम अभी कर रहे थे, 5 मिनट कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, एस अपॉन सी, इतनी बात है। चलो ये तो क्लियर हो गया। काय का देखो मोमेंटम है ई अपॉन सी, प्रेशर की बात करो तो वो पॉइंटिंग वेक्टर अपॉन सी होता, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर कैसे होता, तो आपने डी ई अपॉन डी टी, देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट समय, टाइम है ना। तो देखो ये मैंने पॉइंटिंग वेक्टर निकाल दिया, ये नीचे सी था तो वो कर दिया, ठीक है। अब तीसरी बात करो, तो तीसरी बात इसी में पूछता है क्या, तीसरी बात पूछता है, ठीक है, ठीक, चलो ये तो हो गया, ठीक। तो टोटल जो फॉर्मूले इसमें निकल के आए, वो एक तो निकल के आया पी, पॉइंट सोर्स के लिए 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता था, है ना, आई आता था ना, ये आई आता था, और वो निकलता था कितना, पी अपॉन, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स के लिए था। सर लीनियर के लिए आई की जो वैल्यू थी वो कितनी निकल के आ रही थी, पी अपॉन 2 पाई आर एल, ठीक है। तीसरा जो इसी में मैंने फॉर्मूला आपको बताया, वो फॉर्मूला किससे रिलेटेड था, स्मॉल पी से रिलेटेड, और वो कितना आ रहा था, ई अपॉन सी, ठीक है, ये थर्ड था। फिर सर प्रेशर की बात करो, तो पॉइंटिंग वेक्टर के फॉर्म में एस अपॉन ये क्या हो जाता था सर, सी, ठीक है, इतनी बात हुई। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो यहाँ पे एक चीज ड्राइव करते हैं, उस चीज का हम लोगों को यूज पड़ेगा, देखो
वो कहता है आपसे कि मान लो ये आप लो क्या, एस लो, ठीक है, या एस मत लो। चलो उसको हम क्वेश्चन से देखते हैं पहले। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं, ठीक। ये कह रहा है देखो, 2 माइक्रोफेरड, ठीक, धारिता, धारिता के संधारित्र, 2 माइक्रोफेरड धारिता के संधारित्र में 1 मिली एम्पियर, ठीक है, की विस्थापन धारा कैसे प्राप्त होगी, ठीक। विस्थापन धारा से तुरंत समझ में आएगा कि ये ईएम वेव का क्वेश्चन है। अब वो पूछ रहा है कि ये जो 1 मिली एम्पियर की विस्थापन धारा है, इसको हम 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र में चाहते हैं, तो वो कैसे प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी। तो क्या यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, मान लो आई डी, वो क्या एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन डी टी का फॉर्मूला लगेगा। फाई तो यहाँ दिया नहीं है ना, फाई के आगे बढ़ो, तो अगर आई डी की बात करो तो ये एप्सिलॉन नॉट हुआ, और डी बाई डी टी, फाई ई को मैं क्या ई ए लिख दूं, इस ई इसको आगे मैं ले आऊं तो एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डी ई अपॉन डी टी, ठीक। क्या ऐसा कुछ दिया है उसने, तो कैपेसिटेंस दिया है। इसका यूज हम तब कर पाएंगे जब डिस्प्लेसमेंट करंट में हमको कैपेसिटेंस सी की वैल्यू दी होगी। तो फिर से अगर यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट ए करूं और ई की वैल्यू मैं वी अपॉन डी कर दूं, तो डी बाई डी टी और ये वी अपॉन डी, तो इसको आगे बढ़ाओ तो ये कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये डी बाई डी टी और ये वी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है, 2 माइक्रोफेरड। तो यहाँ भैया रख दो कितना, 2 माइक्रोफेरड बोले तो 10⁻⁻⁶, और ये डीवी अपॉन dt, है ना, ठीक है। तो यहाँ वही लिख दो, यहाँ वही लिख दो, dv अपॉन dt, और कितनी चाहिए, तो ये धारा वो बोल रहा है 1 मिली एम्पियर, 10 × 10 की घात 1 × 10 की घात -3, ठीक है। तो यहाँ हमको ये पोटेंशियल में चेंज चाहिए, तब जाके हमको क्या मिल जाएगी, 1 मिली एम्पियर की धारा। बात समझ रहे हो। देखो जैसे dv अपॉन dt हमारे पास कितना हो जाए, 10⁻³ ये था, और नीचे ये 2 इंटू 10⁻⁻⁶, तो यहाँ हुआ 10⁻3, ठीक है, ऊपर गया ये 10⁻3, और ये कितना हो गया, ठीक है, 500। अगर ये हमको टाइम के साथ पोटेंशियल चेंज मिले तो हमको 1 मिली एम्पियर की धारा मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। चलो फिर देखो, देखो अब इसी पॉइंटिंग पर एक यहाँ क्वेश्चन भी दिया होगा। करिए ट्राई।
देखो, अब बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। अब देखो, अगर आपका पूरा का पूरा फुल फ्लेज रिवाइज होगा तो आप बोल दोगे कि इसको हमने एस वेक्टर को देखा है, पक्का देखा है। वो कहाँ? ईएम वेव में। ईएम वेव में कहाँ देखा है? तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। और ये किसको दिखाता है? फ्लो ऑफ एनर्जी को। फ्लो ऑफ एनर्जी को। और आपने किससे कंपैरिजन कराया था इसका? तो इंटेंसिटी से कराया था ना। तो देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये होता क्या है? ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। अब अगर यहाँ इसकी आप डायमेंशन निकालोगे तो आप डायमेंशन निकालते रहोगे, है ना। हमने आपको क्या बताया था कि ये जो है, ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंटेंसिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर इंटेंसिटी की बात करो तो आप कहते हो एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, बोला था ना। और यहीं से मैंने आपको बताया था एनर्जी अपॉन टी को आप ले लो पावर के तौर पे और ये कर दो ई, है ना। तो ई अपॉन टी को क्या कर दूं मैं? पी कर दूं। और देखो क्या ये ए मिल गया कि नहीं मिला। तो देखो, पावर को तो मैं शक्ति बोलता हूँ, सामर्थ्य बोलता हूँ, कार्य करने की दर। और यहाँ एनर्जी है तो वो कार्य का ही एक रूप है। तो शक्ति हुई पावर और ए हुआ क्षेत्रफल। अगर और आप यहाँ म्यू नॉट और ये आप एफ ई निकालते रहोगे तो फिर फंस जाओगे। जैसे देखो, ई की अगर बात करो ई की बात करो तो आप कहोगे एफ बराबर क्या होता है? क्यू इंटू ई। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ अपॉन क्यू। इतनी बात समझो। अब ये एफ निकाल लोगे तो कहोगे सर ये एम एल टी माइनस टू और क्यू की ए इंटू टी होगी, ई हुआ। फिर आप इसको बी से निकाल लोगे तो बी कहोगे, तो कहोगे ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होती है ना। न्यूटन किसका होता? वही एम एल टी माइनस टू। फिर एम्पियर निकाल लोगे तो ये एम्पियर आया, फिर ये एल निकाल लोगे तो दुनिया भर का तामझाम होगा ना। तो देखो, अगर ये आता होगा कि ये इंटेंसिटी का ही रूप है तो सीधा आप कहोगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन जो टाइम है वो पावर को शो करता है। तो यहाँ शक्ति अपॉन क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। ये देखो, चलो अच्छा। बताओ ये किसको शो करेगा? ई अपॉन बी नहीं दिया उसने यहाँ, उसने ई अपॉन एच दे दिया यहाँ। और याद रखना, एच हमने जस्ट पहले मैग्नेटिज्म में एच डिस्कस किया था। क्या आ रहा था? बी नॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा था? म्यू नॉट एन आई। और एन आई जो है वो क्या होता है यहाँ पे? एच। ठीक है, समझो जरा। आपसे कहा ई, आपने कहा ई हम निकाल सकते हैं। एच कहा तो आप कहोगे एच की अगर बात करो तो एक ये फॉर्मूला पढ़ते थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड का। और बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ एन आई जो है वो क्या होता था? एच। क्या क्या होता था? एच। और एन क्या होता था? नंबर, ये नंबर ऑफ फेरे पर यूनिट लेंथ, और ये होता था आई। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ फेरों को तो हम लेते नहीं थे, तो ये आई को क्या लेंगे हम? एम्पियर। और लेंथ को क्या लेते थे हम? एल। इतनी बात थी। तो वो ई अपॉन एच पूछ रहा मुझसे, तो ई अपॉन एच निकाल लो भाई। ठीक है। ई को करो तो एफ बराबर क्यू ई होता, तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना है? इसको सीधा लिख दो, एम्पियर एल इनवर्स। क्लियर है? ये कितना हुआ? एम एल टी माइनस टू। और ये कितना हो गया? Q बराबर आई टी होता ना, तो ये A हो गया एक आई टी, तो T ये हो गया। और ये A हो गया, और ये L इनवर्स हो गया। ठीक। तो ये हुआ M, ये कितना हुआ? L2, ये T माइनस थ्री और A माइनस टू। अब जो भी इनमें से आएगा उसी को हम लोग टिक करके आगे निकल जाएंगे। अगर आपने यहाँ बी रख दिया तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप पक्का फंस जाएंगे। तो यहाँ मान लो रेजिस्टेंस निकालो, तो हम तो जानते हैं वी बराबर क्या होता है? आई आर। आर बराबर क्या होता है? वी अपॉन आई। और वी बराबर क्या होता है? ई इंटू डी अपॉन आई।
और ई बराबर क्या होता है एफ अपॉन क्यू। ठीक है, ये डी और ये आई। ठीक है, बढ़ाओ आगे। अंडर रूट है, अच्छा ये होना चाहिए इधर एफ अपॉन डी। देखो इसको देखो तो एम एल टी माइनस टू, डी को क्या मैं लेंथ ले लूँ, क्यू को क्या मैं ए इंटू टी ले लूँ, और आई को क्या मैं ए ले लूँ। तो देखो यहाँ से कितना आया एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। बताओ। ठीक है, तो देखो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ एच हम क्या लेंगे एन आई, और एन आई मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू आई। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, इसको आपको करना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और करिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है वो, आपको ई, आपको ई और एच के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, कि क्या होगा। हम लोगों ने तो इजीली रिलेशन ये पढ़ा है भाई साहब कि ई नॉट अपॉन बी नॉट ये दर्शाता है सी को, और इधर इसको आगे बढ़ाओ तो ये होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ था। तो यहाँ ई नॉट मान लो, सपोज हम एच को बी ही मान लेते, तो इसको नीचे ले जाते तो कहीं पे भी बताओ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है नहीं है। इसका मतलब हम एच क्या मानेंगे एन आई। इसीलिए मैं कह रहा था डेफिनेशन भी मस्ट है। वहां की डेफिनेशन देखो यहाँ यूज होती, और ये कहीं एम्स वेम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इस ये और उसके जस्ट पहले वाला। तो अगर आपको एच ढंग से क्लियर होगा तो आप इन ऑप्शंस में से आराम से क्रिएट कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक है, चलो पहले देखो, इसको मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि अरेंज करना पड़ता है इनको, है ना, और उसके आधार पे आप ये निकालिएगा। ठीक, जैसे देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक लैंप है, एक लैंप है, वो पी नॉट पावर को यूनिफॉर्मली हर एक डायरेक्शन में एमिट करती है, करने दो। उसके बाद कहता है जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ई नॉट, एट अ डिस्टेंस कितनी है सर आर। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ई नॉट में और पी नॉट में संबंध क्या होगा। ठीक, वो ये पूछ रहा है, हम क्या करें कि इसका आंसर निकालें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, जो मैं बता रहा हूं उसको आप ट्राई करो, और उसके बाद इन ऑप्शंस में से उसको निकालो। ठीक, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, देखो देखो, तीन चीजें, तीन चीजें हमने डिस्कस की थी आपसे। ठीक है, वो तीन चीजें क्या थी कि जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो निकल के आती है एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, इतना था। और एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की बात करो तो ये निकलता था ई बी, और ये निकलता था म्यू नॉट, और इधर से ये फिर से ई नॉट स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, और वो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स स्क्वायर में मैं टू लेता था, ये निकलता था। इतनी बात थी, इसमें तो दिक्कत थी नहीं। अब अगर इसी को मैं थोड़ा बी बी नोट के रूप में लिखना चाहूं तो आप कहोगे ई नोट अपॉन सी नोट, ई नोट अपॉन, वैल्यू क्या होती है सी। तो क्या मैं बी नोट की वैल्यू, या अभी मान लो बी नोट मुझे रखना है, तो ई नोट की वैल्यू सी बी नोट का स्क्वायर कर दूं, और ये बी नोट का स्क्वायर, और ये टू म्यू नोट। ठीक है, तो यहां से, ठीक है, स्क्वायर क्यों आएगा यार,
देखो ई बराबर हम लोग ई नॉट साइन ओमेगा टी रखते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ ये स्क्वायर क्यों रखवा दिए? यहाँ स्क्वायर नहीं होगा ना। हटाओ ली। देखो ये ई नॉट, भाई साहब ये बी नॉट, और वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स को मैं हाफ लिख रहा हूँ सीधा, इतना लिखा। अब हमको केवल अगर शुद्ध बी नॉट में चाहिए तो हम जानते हैं ई नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सी। लिख दो उठा के, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सी बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। इतनी बात है। दूसरा, अगर हमको भाई साहब ई में ही चाहिए, ई में ही चाहिए, तो बी नोट को हटा दो। तो बी नोट को हटाने के लिए क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन सी। समझना, ये ई नोट और बी नोट को हटाने के लिए ई नोट अपॉन सी, और ये कितना हुआ, टू म्यू नोट। समझो, ये क्या हुई, इंटेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक। अब अब करो क्या, एक काम करो, सी से गुणा और सी से भाग कर दो। ठीक है, तो ये कितना निकला, आप कहोगे सी ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, इतना निकला। और देखो, लो भैया म्यू नॉट भी कर दो, ये कितना हुआ, सी स्क्वायर। ठीक है, और तुम मुझे इतना बताओ, सी बराबर क्या वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता? होता। तो सी स्क्वायर बराबर वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नहीं होगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से रखूं तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, ये सी ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, और ये कितना ऊपर पहुंच गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और देखो म्यू नॉट से अगर मैंने म्यू नॉट को हटाया तो जो हम लोग का रिजल्ट आया वो वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। समझे? ठीक है, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। ये क्या है, इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ ई नॉट। ये है इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ बी नॉट, और ये है इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ ई नॉट बी नॉट और म्यू नॉट। और वो यहाँ पे हमको अगर ई नॉट देगा तो हमको ई नॉट ही लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है। चलो ये हुआ। अब देखो, अब जो ये क्वेश्चन है इसको आप पावर से कोरिलेट करना। ठीक है, पॉइंटिंग में और इंटेंसिटी में पावर से कोरिलेट करना, और उसके बाद इन चारों ऑप्शंस को निकालना कि ई में और पी में कौन सा ऑप्शन सही दिखाता है। क्लियर है? देखो, जैसे कह रहा था, पृथ्वी की सतह पर सूर्य प्रकाश की तीव्रता 1300 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। सूर्य प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम है लाइट, मतलब आप समझ लेंगे ई वेक्टर चाहिए, और यहां आयाम पूछ रहा है, मतलब हमको भाई साहब ई नॉट चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तीव्रता में और ई नॉट वी नॉट में संबंध होता है, बताइए। आपने पहले ही बताया कि ये जो आई नॉट है इसकी जो वैल्यू है वो निकलती है कितनी, ई नॉट बी नॉट अपॉन टू म्यू नॉट। हमको बी नॉट दिया ही नहीं तो कहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा, आपने मुझे बताया कि आई की जो वैल्यू है वो बी नॉट के रिस्पेक्ट में कितनी आती है, तो बी नॉट के रिस्पेक्ट में आती है सी बी नॉट स्क्वायर अपॉन कितनी आती, सी बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। हमको इससे भी मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको ये इंटेंसिटी दी है और मुझे ई नॉट चाहिए। तो अब तीसरा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इंटेंसिटी का, वो किसको रखता था, ई नॉट को। वो किसको रखता था, ई नॉट को। और वो कितनी आती थी, वो कितनी आती थी,
अभी कितनी आई थी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और ये सी, इतनी तो आई थी। तो इससे क्या मैं आयाम ही निकाल लूंगा? बिल्कुल निकाल लोगे सर, 2 का गुणा इधर कर देना। देखो ई नॉट स्क्वायर बराबर ये आएगा 2i अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये सी। तो देखो 2 दिया, इंटेंसिटी भी दी, कितनी सर, 1300। इधर रख देना 8.85 इंटू 10⁻12 और 3 इंटू 10⁸ आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये जो सॉल्व है इसको कर लेना, आंसर निकाल लेना। देखो सर, वैद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता को, इंटेंसिटी को, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र घटकों द्वारा किए गए योगदानों का अनुपात कितना होगा, ये पूछा है उसने। तीव्रता पूछी है, मतलब पहले आप लिख लोगे बी नोट के रिस्पेक्ट में, फिर आप लिख लोगे ई नोट के रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों का आप आंसर निकाल लोगे। तो आंसर क्या आएगा, 1:1। कैसे आएगा? हमने आपको बताया कि मान लो मैंने हिंट आपको ऐसी दे दी कि ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है ई के कारण, वो ये होती है बी के कारण, ये हमने पढ़ा था कितना निकल के आती है, 1:1। दोनों बराबर होती है ना। वैसे ही यहां पर रिलेट करना, एक दूसरे को आप मतलब मिक्सिंग करके आंसर निकालना। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 1:1। अब देखो, देखो अब सर एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, मैक्सवेल। इन्होंने जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उससे रिलेट करा के 4 इक्वेशंस दी। इन्होंने 4 इक्वेशंस दी, और वो इक्वेशंस क्या थी, वो इक्वेशन वही थी जो हू बहू पूरा का पूरा ईएम वेव को डिफाइन कर दे रही थी। ठीक है, मैक्सवेल थे, उन्होंने कहा क्या कि हमारे हिसाब से 4 इक्वेशन अगर हम कंसीडर करें तो 4 इक्वेशन के थ्रू हम आसानी से बता सकते हैं कि दी गई जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो इनकी जो इक्वेशंस थी वो क्या निकल के आती हैं, वो कहते हैं कि आपने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जिसको आप बोल रहे थे, अगर हम अगर हम फ्लक्स को चेंज करें तो ये जो ई डी एस होता है, ठीक है, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, ये एक्चुअल में थी किसकी, तो इसको आप कहोगे ये था सर गॉस का लॉ, है ना। तो ये तो हुई उनकी पहली इक्वेशन, किसकी, मैक्सवेल की। वो क्या कहते हैं कि ये जो है गॉस का लॉ, ये है क्या, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की बात करो तो जो गॉस का लॉ हम इलेक्ट्रोस्टैट में लगा रहे थे, वही हम अगर कहाँ लगा दें, मैग्नेटोस्टैट में, और मैग्नेट में हम क्या लेते थे, बी, और यहाँ डी एस। अब देखो ये सरफेस सरफेस एरिया है ना, तो इसको चाहे आप डी ए लो, बुक्स में डी ए भी दिया रहता है और डी एस भी, तो ये है बी डी एस। अब ये कितना निकलता था, 0। ठीक है, ये क्या कहलाता, ये भी रहता था गॉस, और किस में, मैग्नेटोस्टेट में, है ना, मैग्नेटिज्म में कह लो। ठीक, फिर तीसरा तीसरा जो नियम कहता था, वो कहता था कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करो। ठीक है, तो एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, इतनी बात है। और इसी को अगर मैं और दूसरे रिस्पेक्ट में लिखना चाहूं तो आप कहोगे ई डी एल, और ये बराबर क्या था, ये डी बाई डी टी, बाई। ठीक,
ये था इसका थर्ड नियम, ये था थर्ड नियम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने वेक्टर मतलब इंटीग्रल फॉर्म में ई डीएल टाइप से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो चौथा रूल था, जो चौथा रूल था वो कह रहा था कि आपने एम्पियर सर्किटल लॉ तो डिस्कस किया, और वो क्या कहता था, एक इमेजिनरी लूप ले लो, उसके अंदर हम आई को अंदर बंद करा दो तो क्या निकलेगा, तो वो निकलता था, ये लेते थे हम बी डी एल, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लेते थे हम क्लोज्ड में, तो ये बी डी एल, और ये कितना निकल के आता था, म्यू नॉट आई। ये था एम्पियर का परिपथीय नियम, जो हम लोगों ने अभी मैग्नेटिज्म में पढ़ा था ना, एक तार ले रहे थे, खोखला था, बहुत बड़ा था, शीट ले रहे थे, तो सारे के सारे हमने इसी से तो निकाले थे। तो एम्पियर भाई कहते हैं कि ये नहीं है, एक्चुअल में फॉर्मूला ये नहीं है, जो आपने करंट बताई है उसमें केवल हम आई को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब यहाँ कंडक्शन करंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे टोटल करंट को इंक्लूड करेंगे, और वो होती है कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो यहाँ ये निकल के आया म्यू नॉट, ये सर आई सी, और डिस्प्लेसमेंट करंट होती कितनी है, तो आप कहोगे एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और ये कितना निकल रहा था, फाई। ठीक है, ठीक, तो चार इक्वेशन है। पहली, इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस का नियम भी यही है। दूसरी इक्वेशन कहती थी, आप फिर से लो बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस इंटीग्रल में, और वो निकल के आता था जीरो, ये थी गॉस लॉ, किसमें, मैग्नेटिज्म में। थर्ड कहता था कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको चेंज करोगे तो क्या निकल के आएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और उसका फॉर्मूला ये निकल। और चौथा, तो चौथा वो कहता है कि एम्पियर जो आपने नियम बताया है उसमें केवल म्यू नॉट इंटू आई नहीं करना है, म्यू नॉट और आई की जगह आई सी प्लस आई डी, यानी कि क्या करना है, कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी इंक्लूड करेंगे। तो इससे ईएम वेव को हम कैसे डिफाइन कर दें, इसको आपने बताया कि इन चारों इक्वेशन से जो जो ईएम वेव की प्रॉपर्टी है वो डिफाइन हो जाती है। तो वो कैसे डिफाइन हो जाती है, ठीक, देखो, थर्ड लॉ मैंने आपको बताया, देखो इन लॉ को रट लो, ये सीधे सीधे आते हैं कि ये किसका है, आप कर दोगे नीट में, तो ये फुटकर टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर मैंने थर्ड लॉ बताया, तो थर्ड लॉ आपको बताया कि ये ले लो आप ईडीएल, है ना, कैसे ले लो, देखो सर आप इंड्यूस्ड ले रहे थे ना, ईएमएफ ले रहे थे ना आप, और ईएमएफ को मान लो अगर मैं वी से दिखा दूं, तो वी बराबर ई डी ही तो होता। ठीक है, तो उसी को मैंने डी की जगह यहाँ डीएल और ये ई लिख दिया। तो ये जो ई डी एल है ये किसको शो करता है, ये शो करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक, अब मुझे तुम ये बताओ, ये फाइव बी क्या है, फाइव बी फ्लक्स में चेंज है, किस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो, समय के साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स में चेंज होता देखो मैग्नेटिक फील्ड ही तो चेंज हो रही है समय के साथ, तो देखो यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, ई, यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, ई, बात समझ में आई। तो मैग्नेट की वजह से क्या है, ई, ठीक, और इधर देखो तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वजह से देखो क्या जनरेट हो रहा है, बी। तो देखो ई की वजह, बी की वजह से क्या हो रहा है, ई, और ई की वजह से क्या हो रहा, बी। तो यही तो हमने बताया था कि ई वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे को बनाते हुए चलते हैं, देखो मैंने बताया था। तो देखो ई की वजह से बी और बी की वजह से ई, दोनों चलते हैं परपेंडिकुलर, और जिस जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है उसी के परपेंडिकुलर चलते हैं। ठीक, तो देखो इन्हीं दो लॉ से हमने डिस्कस कर लिया क्या, इन्हीं दोनों लॉ से हमने क्या डिस्कस किया, ईएम वेव की प्रॉपर्टी। ठीक है,
ईएम वेव की प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। ठीक है, तो ये हुई किसकी? मैक्सवेल की इक्वेशन, है ना। अब देखते हैं। चलो ये तो हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप ट्राई करिए। ठीक, देखो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, ये एम्स का क्वेश्चन है। ये कह रहा है संधारित्र की प्लेटों के बीच रिक्त स्थान में विस्थापन धारा बहती है। ठीक है, प्लेटों के बीच में कोई एक डिस्प्लेसमेंट करंट बहती है। कब? जब संधारित्र का आवेश परिवर्तित नहीं होता, मतलब फुल चार्जिंग हो गई। तो क्या ऐसा होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट तब बहती है जब फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स कब चेंज होता है? जब ई चेंज होता है। ई चेंज कब होता है? जब सिग्मा चेंज होता है। और सिग्मा कब चेंज होता है? जब क्यू चेंज होता है। मतलब क्यू से कहानी सिग्मा पर, और सिग्मा से ई पर, और ई से फाई पर पूरी चेंजेस वाली है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट ये तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि आईडी वहां उत्पन्न होती है जहां ई तथा फाई समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। हम तो अभी हाल बताया कि ई और फाई ई जो है वो समय के साथ परिवर्तित होना जरूरी है, तभी तो ये फ्लक्स फ्लक्स आएगा। फ्लक्स कब आएगा? जब ई चेंज होगा। ई को ही चेंज नहीं करोगे तो फ्लक्स आएगा? नहीं आएगा। तो देखो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों गलत हैं। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए थे, ए सही है, बी को पूरी तरह सही बताता है, असर्शन रीजन टाइप का। ठीक है, तो ये हुआ। एक क्वेश्चन आप ये करिए जरा।
देखो एक ईएम वेव के लिए मुझे ई की वैल्यू दी है 56.5, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ऐसे, ठीक है, ये मात्रक है, ठीक है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश गति करती है। वो सीधा पूछ रहा है आप तो तरंग की तीव्रता बता दो, ठीक, ये जेई मेन का है क्वेश्चन, ठीक, बताओ। देखो ई का जो हमको फॉर्मूला दिया वो इसके रिस्पेक्ट में ही तो दिया, और हम जानते क्या है कि ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का फॉर्म होता है यदि वो पॉजिटिव एक्स पर चलती है, प्लस हो जाता है यदि वो माइनस एक्स में चलती है। के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, और ये ई नॉट होता है जिसको बोलते हैं हम आयाम, वो कितना ज़्यादा मैक्सिमम आयाम ले रही है। तो तुम मुझे इतनी बात बताओ, आई की जो वैल्यू हम निकालते थे, याद करो, देखो वही वही चीज़ मैंने डिस्कस की अभी हाल, क्या निकलता था, एक तो आई निकलता था ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक, दूसरा निकलता था, अगर हम बी नॉट में चाहें तो क्या निकलता था, ठीक, आप निकालना, और सीधा हमको तो भैया ई नॉट की वैल्यू दी है ना, तो जब ई नॉट की वैल्यू दी है तो हम वहां ई नॉट ही तो यूज करेंगे, तो ये क्या निकलता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और क्या निकलता था, सी निकलता था। तो देखो यहाँ ये ई नॉट होता था ना, ठीक है, तो यहाँ ई नॉट की वैल्यू को रखेंगे, कितनी दी है 56.5, उसका करेंगे स्क्वायर, समझे, यहाँ निकलेंगे हाफ, देख लें जरा एक मिनट, क्या निकलती थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, बिल्कुल सही, तो हाफ ये था 8.85 करो, ठीक है, और ई नॉट कितना दिया है मुझे 56.5 इंटू 56.5, और फिर कितना कर दो सी, 3 × 10⁻8, खत्म, ठीक, इसको सॉल्व करना और आंसर निकालना, ठीक है, ऑप्शन हम लिख कर लेना, दिया हुआ प्रीवियस को खोलेंगे तो उसमें दिया होगा, ठीक है। अब देखो देखो कह रहा है एक एक्स किरण दी है, दूसरी सर गामा किरण दी है, तीसरी दी है सर दृश्य प्रकाश, ठीक, अब इनके लिए देखो उसने कुछ चेंज कर दिए, उसने कहा आवृत्तियां, मतलब जो न्यू की वैल्यू है वो दी है एक्स के लिए ए, गामा के लिए दी है कितनी बी, और दृश्य के लिए दी कितनी सी, इतनी बात है। अब उसने अरेंजमेंट कुछ ऐसा कर दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दिया है ए लेस देन होगा बी, ठीक है, बी ग्रेटर देन होगा सी, ए लेस देन होगा बी, बी लेस देन होगा सी, और ए ग्रेटर देन होगा बी, और ग्रेटर देन होगा सी, और ए ग्रेटर देन बी, और बी लेस देन सी, ठीक, बस उसने ये क्वेश्चन दिया, और वो कह रहा है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक, करिए ट्राई।
वो 7 का स्पेक्ट्रम याद होगा तो ही कर पाएंगे इसको, है ना। देखो वो स्पेक्ट्रम जो आता था, समझो, रमी, लक्स और ये गामा, ये क्या बताता था, ये आवृत्ति का बढ़ता क्रम था, यानी कि तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम था। तो ये पूछ रहा है आपसे कि आप इन किरणों की आवृत्ति को पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है, और उसके बाद बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो देखो एक्स किरण कहाँ आती है, देखो भाई ये आती है एक्स किरण, तो आवृत्ति एक्स किरण की तो ज्यादा होगी, होगी, क्यों, क्योंकि एक्स किरण के बाद गामा है, क्या यहाँ गामा, बिल्कुल है गामा, तो आवृत्ति गामा की हो जाएगी सबसे ज्यादा। और गामा की आवृत्ति कितनी दी हुई है, कहोगे बी, एग्री। उसके बाद दी है किसकी, एक्स की, कितनी दी है, ए। और फिर दी है दृश्य प्रकाश यानी कि लाइट वेव, उसकी दी है कितनी, सी। तो तुम मुझे देख के बताओ क्या बी ए से बड़ा नहीं होगा। देखो इसमें और इसमें बी ए से बड़ा था, बाकी इनमें छोटा था, तो या तो ऑप्शन ये जाएगा या ये जाएगा, तो बी ए से तो बड़ा था। अब ए जो है क्या वो सी से बड़ा नहीं है, देखो फिर बी से, अच्छा बी की तुलना सी से कर रहा, तो ऑटोमेटिकली बात है बी सी से तो बड़ा हो गई, है ना। तो ऑप्शन लोग हम लोग का क्या चला जाएगा, ये समझ में आई बात। आवृत्तियों की तुलना कर दी, अगर वो लेमडा की पूछता तो लेमडा इसका हाई और लेमडा इसका कम, ठीक है। आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक, तो नोटबुक अपनी उठाना और नोटबुक में धड़ाधड़ पूरी की पूरी आप लोग करेक्टरिस्टिक लिखना, किसकी, किसकी कह दोगे आप, ईएम वेव की, पूरी जितनी आपको याद होती होंगी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी एसोसिएटेड होती है किससे, किससे, ईएम वेव से, ठीक है। तुरंत एनर्जी डेंसिटी निकाल लेना। उसके बाद इंटेंसिटी याद करना, इंटेंसिटी को निकाल देना। पॉइंट के लिए क्या होता है, लीनियर के लिए क्या होता है, फिर आना आप किस पे, एस पे, जिसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंटिंग वेक्टर, क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर को हम आई से कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको ट्राई करना, ठीक है। यहाँ तक करने के तुरंत बाद आप आना किस पर जो ई नोट को है, ई नोट है, उसको आई के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, बी नोट को आई के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, और ई नोट और बी नोट को आई के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, ठीक। उसके तुरंत बाद वही क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक। उसके लिए एक तो फॉर्मूला निकलेगा केवल फाई ई के रिस्पेक्ट में, दूसरा फॉर्मूला निकलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ई के रिस्पेक्ट में, और तीसरा फॉर्मूला निकलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। उन तीनों फॉर्मूलों को रिकॉल करना। उसके तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद जो फॉर्मूले निकलेंगे वो आएंगे किसके, आप कहोगे मैक्सवेल की, ठीक। तो मैक्सवेल भाई ने कितने फॉर्मूले दिए थे, मैक्सवेल सर ने कितने दिए थे, 4। उन चारों फॉर्मूलों को रिकॉल करना, उनको, उनसे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल कहीं है, ठीक, वैसे न्यूमेरिकल वहाँ है नहीं, न्यूमेरिकल जो पूछा जा रहा है वो या तो पॉइंट सोर्स वाली चीज से पूछ रहा है, या लाइन सोर्स वाली चीज से पूछ रहा है, या वो तुलना करने के लिए देता है लैम्डा की और न्यू की, समझे। तो न्यूमेरिकल जो आएंगे आप देखना, न्यूमेरिकल बहुत सारे दिए हुए भी हैं आपकी क्वेश्चन बुक में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ट्राई करना, इनको रिकॉल करना, रिकॉल करने के बाद देखना कि क्या कहीं कुछ छूटा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो तो डिस्कस कर लिए, अब साथ होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती, तो उनका, उनके लैम्डा के आधार पर या न्यू के आधार पर हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि ह्यूमन का वेलफेयर हो सके, है ना। जैसे मेडिकल साइंस में जबरदस्त यूज है किनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो उन मैग्नेटिक वेव का उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग जगह यूज है, और वो क्या यूज है, कितना यूज है, और कैसे कैसे वो चीजें होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जितना ये हुआ, देखो ये चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, आएंगे ही आएंगे, ये भी डन है ना। और डन में देखो जो गलती हो रही वो आप ही समझ रहे हैं कि ई और एच दिया तो आपने एच को क्या मान लिया, मान लो बी,
और क्वेश्चन आपका गड़बड़ा गया। ठीक, यहां आपसे पूछा है था ई नोट और आपने निकाल दिया ई, या वो पूछा था बी नोट और आपने कंसीडर कर लिया बी। तो ये रिकॉल जितना करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो ट्रैपिंग वाली चीज़ होगी। ठीक है, तो देखते हैं बाकी हम लोग। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।